सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस क्या अभी और कहर ढाएगा? क्या हमारी चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं? हस्तक्षेप में आज इसी मुद्दे पर बात होगी। कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन के बावजूद केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि अभी कोरोना का कोहराम अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में इस महामारी की चुनौतियां देश के सामने बढ़ने वाली हैं और हम सबको सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है, नहीं तो हम मुश्किल में घिर सकते हैं। क्या है आशंकाएं और इसके पीछे की वजह क्या है और हमें किस तरह आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कोरोना का कहर अभी बाकी है। बात करते हैं कोरोना से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर की। इस खबर के मुताबिक 25 मई से 5 जून तक देश में कोरोना का संक्रमण पीक पर हो सकता है। ये खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि ये बात एम्स के डायरेक्टर ने कही है। इस बीच एक राय ये भी है कि अक्टूबर में कोरोना के केस सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या 25 मई को पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा? क्या इस दिन कोरोना का कोहराम विकराल रूप ले लेगा और 10 दिनों तक तांडव मचाता रहेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश के सबसे प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि मई के आखिरी या जून के पहले हफ्ते में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर होगा। लेकिन एम्स के ही कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर संजय राय ने कहा है कि गर्मी के मौसम में संक्रमण बढ़ने की संभावना कम है। जैसे जैसे सर्दी शुरू होगी, संक्रमण की रफ्तार भी तेज होती चली जाएगी। कोरोना वायरस को देखते हुए लगता है कि जब भी सीजन इनके फेवरेबल आएगा तो उस समय नंबर ऑफ केसेस अचानक बढ़ेंगे। इसीलिए कि वो कब बढ़ेंगे, सितंबर अक्टूबर हो सकता है। ये इस टाइप के वायरस दो तरीके से मेनली फैल रहे हैं। एक तो ड्रॉपलेट से जब बात करते हैं या खांसते हैं, छींकते हैं तो ड्रॉपलेट होता है, वह 1 मीटर की दूरी तक, और वह ड्रॉपलेट जब बैठता है तो उस सरफेस को कंटामिनेट करता है, जिसको हम फोमाइट कहते हैं। जो फोमाइट है वह गर्मियों में बाहर के सरफेस पे, जैसे बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो बाहर के सरफेस पे उतनी देर तक नहीं रहेगा, बट जब फेवरेबल कंडीशन रहता है तो 3-4 दिन तक, स्टील में 3-4 दिन तक रहा, और ये गर्मियों में उतने समय तक नहीं रहा। हालांकि प्रोफेसर संजय राय ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना को काबू में रखा गया है। इन उपायों में ढील से संक्रमण कभी भी पीक पर पहुंच सकता है। जो ये हमारे सारे मेजर्स हो रहे थे वो ये है कि पीक को हम डिले कर रहे हैं। बिल्कुल कि हेल्थ सिस्टम पे जो है लोड न पड़े, अचानक हो जाएंगे, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उतने को हेल्थ सिस्टम हमारा संभाल नहीं पाएगा उसका। सो जब भी धीरे धीरे जाता है तो बहुत ज़्यादा पीक नहीं आता है जी। बहुत ज़्यादा पीक तभी आते हैं जब पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो है पूरी तरीके से जो है वर्जिन पॉपुलेशन हो। अब जो है काफ़ी लोगों को धीरे धीरे जब इन्फेक्ट करता जाता है तो एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन यह ख़त्म नहीं होने वाला है। पीक कब आएगा बिल्कुल नया वायरस है, ये कहना बहुत ही मुश्किल काम है। सच तो ये भी है कि देश में सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम उपायों को कड़ाई से लागू नहीं किया गया होता तो हालात बेकाबू हो जाते, स्थिति अमेरिका से भी ज्यादा खराब होती। किस करोड़ जाएगा वो डिपेंड करता है कि हम कैसे कितने एक्शन लेते हैं जी। नहीं लिए होते तो शायद हमारे यहाँ और अमेरिका में एक साथ आया, वहाँ पे कई लाख लोगों की डेथ हो चुकी, उतने हमारे यहाँ केसेस नहीं हुए। सो डिपेंड करता है कि आगे सरकार जो है या स्वास्थ्य विभाग जो है किस तरीके से एक्शन लेता है इसकी रोकथाम के लिए। एक्सपर्ट की राय के मुताबिक प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद पैदा होने वाले हालात पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा।
जिन जगहों पर ये मजदूर पहुंचे हैं, अगर अगले कुछ दिनों में वहां संक्रमण नहीं फैला तो मरीजों का मौजूदा ट्रेंड यूं ही जारी रहेगा। लेकिन अगर इनमें संक्रमण फैल गया तो हालात पर कुछ भी कहना मुश्किल है। मृगांक प्रभाकर, सहारा समय। तो कोरोना के कहर को कम करने के लिए जितनी भी उपाय किए जा रहे हैं वो अभी तक नाकाफ़ी हैं, और वो नाकाफ़ी इसलिए हैं क्योंकि कोरोना की कोई पक्की ना तो दवा है ना ही वैक्सीन अभी तक बाज़ार में आ पाया है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले मुझे याद है कि पहले लॉकडाउन फर्स्ट के दौरान आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा था कि मान लीजिए कि कोरोना सब तरफ फैल चुका है और आपको कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको सावधानी रखनी होगी, आपको अपनी जीवन पद्धति बदलनी होगी, जीवन जीने के तरीके में बदलाव करने होंगे, आपको कई तरह की सावधानियां रखनी होंगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या कोरोना और कहर ढाएगा, या कोरोना के प्रति हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, या कोरोना से लड़ने के लिए हम अपने जीवन पद्धति को बदल के ही इस लड़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर के अग्रवाल से ही सवाल लेना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपको मैं सैल्यूट भी करता हूं और बधाई भी देता हूं कि तमाम थ्योरीज आई, तमाम चीज़ें आई, लेकिन लगभग 35 दिन पहले जो बात आपने मेरे शो में कही थी वही बात अब सबको मानना पड़ रहा है और मानते हुए सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये कि आपने इतना पहले अनुमान कैसे लगा लिया था? आप चीन तो घूम के नहीं आए थे? मैं चीन तो घूम के नहीं आया, लेकिन अगर हम सारी हिस्ट्रीज को लें तो एक तो मैं करीबन 19 कंट्रीज से रोजाना संपर्क में हूं, बिकॉज मैं सारी एशियन कंट्रीज का प्रेसिडेंट हूं। जी डॉक्टर साहब। 18 जनवरी को हम लोगों ने एक मीटिंग भी करी थी म्यांमार में इस कोविड के बारे में। आई एम बीन फॉलोइंग इट फ्रॉम डे वन, और मैं कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर को लिखता रहा हूँ कि ऐसा करो ऐसा करो, और जब मेरे को लगा कि वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है तो मैंने लिखना बंद कर दिया। 1 महीने तक मैं वो सारी चीज़ें जो मैंने लिखी वो कभी 2 महीने बाद में होनी चालू हुई। तो आज की डेट में, आज जो आप बात कर रहे हो पीक की, हम इंडिया के पीक की बात नहीं कर सकते। हमें बात करनी है पीक की हर स्टेट की। हर स्टेट में पीक अलग अलग आएगा। अभी बॉम्बे में चल रहा है, केरला में चल रहा है, तो केरला का पीक आएगा फिर खत्म हो जाएगा, बॉम्बे का पीक आएगा खत्म हो जाएगा, दिल्ली का पीक आएगा खत्म हो जाएगा, और बाकी स्टेट जहां पे एक भी इन्फेक्शन नहीं है, अगर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी तो वहां बीमारी चालू होगी। तो ये तो जैसे सिंगापुर में 2 वेव आ गई, हांगकांग में 3 वेव आ गई, अभी जैसे एपिसेंटर न्यूयॉर्क में है, बाकी स्टेट्स ने अपने आप को बचा लिया। सो अगर हम बचाव रखेंगे तो ये बीमारी एक स्टेट में आएगी, पीक पे आएगी, खत्म हो जाएगी, दूसरी स्टेट में चली जाएगी। सो हमें जो डर, हमें ये नहीं है कि भारत में पीक कम आएगा, हमें ये देखना है हर स्टेट में अलग अलग कि उस स्टेट में नए केसेस कैसे आएंगे। इसका नाम है CCC। जिस स्टेट में एक भी केस नहीं है उसमें पहला केस नहीं आने देना। जैसे मैं आरोग्य सेतु देख रहा हूं तो मैं अपने घर के आसपास देखता हूं 500 मीटर में आज की डेट में एक भी केस नहीं है, तो हम लोग रोज आपस में विचार करते हैं कि पहला केस नहीं होने देना। अगर पहला केस नहीं होने दोगे उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और अगर मैंने देखा कि 1 किलोमीटर में 3 केस हैं जिनके 14 दिन पूरे हो गए हैं, अब हमें उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट करना है। सो ये तो एफर्ट हर स्टेट को इंडिविजुअल लेवल पे करनी होगी। कंट्री का पीक कभी नहीं होता, पीक हमेशा स्टेट का होता है, लोकल एरिया का होता है, जहां हॉटस्पॉट होता है वहां का होता है। तो हमें ये देखना है, मान लीजिए आपके ये 6 हॉटस्पॉट है, 7 हॉटस्पॉट है, इंदौर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, हमें देखना है इसका पीक आए, स्टेबल हो जाए और कम हो जाए। लेकिन बाकी के स्टेट्स में भी हमें बचाना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें इसके साथ जीना है। अभी मैं किसी पैनल पे था, वो कह रहे थे कि ये लॉकडाउन 3.0 नहीं है, ये कोविड इकोनॉमिक्स 1.0 है, क्योंकि नाउ वी आर लर्निंग विद इट। हमें कोविड से जो रहना है, मतलब कोविड के साथ रहना है, दैट इज 1.0। मतलब इस वायरस के साथ रहना है, इससे लड़ना है, इसके साथ रहना है। और उसमें अगर मेरा एक ही पॉइंट है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूंगा तो अपने आप को बचा पाऊंगा। इसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग होगी, हर चीज की रिस्ट्रक्चरिंग होगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ले लेता हूं।
5 तारीख को प्रधानमंत्री ने देश के तमाम मेडिकल साइंटिस्टों के साथ, बड़े डॉक्टरों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें ये निकल के आया करीब 30 वैक्सीन पे हमारे देश में काम चल रहा है और 5 ऐसे केसेज हैं जिन वैक्सीन पे कोरोना को लेकर के काफ़ी एडवांस स्टेज पर बात आगे बढ़ चुकी है। क्लिनिकल ट्रायल और तमाम एडवांस स्टेज इसी को कहते हैं। साथ ही खबर आई कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कल कहा कि हमने एंटीडोट डेवलप कर लिया है। आज खबर आई है कि इटली में वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या मानना है डॉक्टर साहब? एक दुनिया के बहुत बड़े हिस्से से आपका संपर्क है, एक मेडिकल बॉडी से आप जुड़े हुए हैं और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इतना जल्दी वैक्सीन इफेक्ट में आ पाएगी? और इफेक्ट में आ पाएगी तो क्या वो जन साधारण तक पहुंचने में उसे कितना वक्त लग जाएगा? इस बारे में थोड़ा हमें बताएं। उपेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि 2009 में हमारे कंट्री में H1N1 का पेंडेमिक आया जी, तो क्या उसका वैक्सीन सबके लिए अवेलेबल है? क्या वो नेशनल प्रोग्राम में डला? अभी तक नहीं डला। पड़ा। दूसरा एक पेंडेमिक HIV का आया, क्या HIV का वैक्सीन आज तक बन पाया? अभी तक नहीं बन पाया। अब ये इजराइल ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमारे शरीर में है, वो 1 लाख रुपए का इंजेक्शन होता है। तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल है। हर स्टेट एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन करेगा और जो कंट्री वैक्सीन लेकर आएगा सबसे पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करेगा। सबसे पहले जो जवाब इजराइल वालों ने दिया, हमने पेटेंट अप्लाई कर दिया है, ताकि उन्होंने बता दिया है कि जिस दिन वैक्सीन आ जाएगा सबसे पहले हम पैसा कमाएंगे। बिल्कुल। जब तक वैक्सीन मेरे देश में नहीं आता, भारत नहीं बनाता, इकोनॉमिकल नहीं बनाता और उसका सर्वेलेंस नहीं हो जाता, तब तक हम वैक्सीन की बात नहीं कर रहे। अगर बाहर से कोई अमेरिका की कंपनी वैक्सीन बनाती है, 10,000 रुपए का लाती है, जैसे ये रेमडेसिविर दवाई है। अब ये जो रेमडेसिविर दवाई है, अमेरिका ने जब भारत में आएगी 20,000 रुपए का पर ट्रीटमेंट आएगा। कितने लोगों को आप दे दोगे? जो अमीर है वो तो ले लेंगे, सरकार तो इसको सबको नहीं देगी उसके साथ में जो है। सो ये वैक्सीन क्या हम सब लोगों को दे पाएंगे? तो आज की डेट में हमारा जो वैक्सीन है वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और ये वैक्सीन रहेगा, 1 साल काम करेगा, 2 साल काम करेगा, फ्लू का हर साल लेना पड़ता है, तो क्या करेगा? सो हमारा सबसे हाथ जोड़कर एक ही है, हमारा वैक्सीन सोशल डिस्टेंसिंग है। उसके लिए ये जो समय है गर्मियों का, गर्मियों में जैसे कि हमारे एम्स के संजय राय जी ने बोला कि वायरस सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कम हो जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रहता है। तो इस पीरियड में हमें रीस्ट्रक्चरिंग करना है अपने आप को, ताकि विंटर में अगर सर्ज आए तो हम अपने आप को मैनेज कर सकें। और इसके लिए हमारे को सिर्फ एक ही चीज करनी है, हमारे को रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे मोहल्ले में मेरे एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, तो 3 लोग कैसे रहेंगे? अगर लोगों को शिफ्ट होना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये 3 महीने का समय है। आप गांव में जाइए, शहरों में जाइए, रिस्ट्रक्चरिंग होगी। IT से अब फर्क नहीं पड़ता आप दिल्ली में रह रहे हो कि कहाँ रह रहे हो। मैं आज जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे को पूरे इंडिया में कहीं पर भी भेज दो, मैं वहाँ बैठ के आप लोगों के साथ में इंटरव्यू कर सकता हूँ। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, दैट इज द ओनली आंसर। एक नई बात कही डॉक्टर साहब आपने, रीस्ट्रक्चरिंग। इस पर हम आगे सवाल आपसे लेंगे, लेकिन सीधे चलते हैं एम्स के कम्युनिटी डिजीज के जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय राय साहब। संजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है, और रणदीप गुलेरिया जी ने जो कहा है कि लॉकडाउन 3rd के समाप्त होने के बाद 25 मई से 5 जून के बाद सबसे ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है, एक अनुमान उन्होंने जताया है। आपने कहा है कि इस बीच तो उतना उछाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करेगा कि सरफेस पे वायरस जिंदा रहेगा कि नहीं रह पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वायरस उस टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा। और जब थोड़ी सर्दियां बढ़ेंगी या थोड़ा ह्यूमिड वेदर होगा, तब एक और उछाल देखने को मिल सकता है और कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसमिशन के खतरे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के हिंदुस्तान जैसे देश में आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करने और कराने की कोशिश की जा रही है, वो कितना हद तक कारगर होगी? अगर शराब की दुकान खुलती है तो मार हो जाती है, खाना बंटने को हुआ तो मार हो जाती है, सब्जी मंडी में हजारों लोग एक साथ पहुंच जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो ट्रांसमिशन बहुत तेजी से फैलेगा और यही डर सरकार को सता रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या बताना चाहेंगे कि ये जो पीक लेवल है वो लॉकडाउन खुलने के बाद पकड़ लेगा, या इसके लिए सितंबर अक्टूबर का जो महीना है
वो एक बड़ा रीजन हो सकता है, वेदर और उसका टेम्परेचर। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान के बारे में क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है मेडिकल साइंस के आधार पर और जो स्थितियां हमारे देश में है, जनसंख्या घनत्व है, उसके आधार पर? जी हाँ, पहले तो मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दे दूं। मैंने डेफिनेटली नहीं कहा था, मैंने कहा था कि ये नया वायरस है जी, और जैसे बाकी कोरोना वायरस बिहेव करते हैं, अगर वो भी इसी तरीके से बिहेव करे तो गर्मियों के दिनों में संभावना कम है कि ये जो फोमाइड से ट्रांसमिशन होता है उसकी थोड़ी में कमी आ जाएगी। हमने ये नहीं कहा था कि कमी हो ही जाएगी, इसकी संभावना है जी। दूसरी बात जो आपने पूछा कि लॉकडाउन, जी हाँ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या हो सकता है, और ये तो लॉकडाउन को अचानक एक दिन में नहीं खत्म किया जा सकता, इसको ग्रेजुअली खत्म किया जाएगा। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का एक नॉर्म अब हमें बना लेना पड़ेगा। जैसे अभी डॉक्टर अग्रवाल ने कहा था कि हमें कुछ ना कुछ मेजर करना ही पड़ेगा। हमारे पास अभी ना वैक्सीन है ना कोई दूसरी प्रिवेंटिव मेजर्स है, यही वैक्सीन का कार्य कर रही हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है और सभी लोगों का मास्क पहनना, थोड़ी दूरी मेंटेन रखना, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना, जहां तक जरूरत ना हो बाहर ना निकलें, ये सब हमारे सोसाइटी का कुछ दिनों तक नॉर्म बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी नियर फ्यूचर में यह खत्म होने वाला नहीं है वायरस। यह वायरस अभी कब तक चलेगा, अभी लंबे समय तक भी चल सकता है। और जहां तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन कब आएगा, अगले साल आएगा, 2021 में आएगा, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी, अगर बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन भी है तो कितने लोगों को अवेलेबल होगी, किसको पहले हम दे पाएंगे, उसकी एबिलिटी पे उसके बहुत सारे इशू हैं। तो अभी वैक्सीन नहीं है तो अभी हम उसकी चर्चा ना करें, सिर्फ इसकी की चर्चा करें कि अभी रोकथाम क्या हो सकता है। बिल्कुल। अगर पीक, देखिए जो पीक का मतलब होता है, जो हम यूजुअली जो पीक की बात करते हैं, आप केसेस इंक्रीज होने को पीक कहते हैं। ये जितने मेजर्स हम कर रहे हैं वह जो है पीक को फ्लैटेंड, कि ऊपर ना जाए, एक लेवल पे रहे, लो लेवल पे रहे, हमारे हेल्थ सिस्टम को जो है बहुत ज्यादा उस पर लोड ना आए और हम लोगों को केयर दे पाए। अगर सडन होगा तो डॉक्टर साहब, आप एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल ले रहा हूं। आप एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए हैं और भारत में एम्स के ऊपर आम लोगों का बड़ा भरोसा है। कोई भी गांव में बीमार पड़ता है तो कहता है कि मुझे एम्स में दिखवा दीजिए। अब गांव के और तमाम दर्शकों के लिए सरल शब्दों में ये समझाइए कि अगर मान लीजिए किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको कौन सी दवा दी जाती है ऐसे समय में, और धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी के सहारे और दवा के डोज के सहारे उसको कैसे ठीक करने की कोशिश की जाती है? ठीक है, देखिए, कोरोना अगर किसी को हो जाता है तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। कोरोना मेजॉरिटी, मतलब ऑलमोस्ट 50% में तो एसिम्टोमेटिक होता है। ओवरऑल 80% में या तो एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड है। हिंदुस्तान में थोड़ा उससे ज़्यादा ही है। 15% लास्ट के लोगों पे जो हमारा ग्लोबल एविडेंस है उसमें जो है हमें कुछ इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। और देखिए, कोरोना का कोई ऐसा इलाज नहीं है, जो भी है सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। उनके जो सिम्टम्स है उन सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको सपोर्ट देते हैं, ऑक्सीजन से काम चल जाए, मेजॉरिटी में ऑक्सीजन से सिर्फ काम चल जाता है। अगर ऑक्सीजन के अलावा जो है काम न चले, हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़े तो वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो पहले आपने जैसा कहा कि लोगों को क्या ये देना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि इसको लेके पहले तो घबराएं नहीं तुरंत, और जो भी हेल्पलाइन है उनको कॉल करें, अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर लें। अगर उनको लगता है कि कोरोना जैसे लक्षण उनको मिल रहे हैं तो वो अपने घर से, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं या जिनको कुछ बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, इस टाइप की जिनको हम कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं, उनसे अपना डेफिनेटली दूरी बनाए रखें और हेल्थ सिस्टम को अप्रोच करें। उसके बाद डायग्नोसिस होने के बाद जो भी अप्रोप्रिएट सलाह वो देते हैं उसको फॉलो करें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल बड़ा नेचुरली लोग जानना चाहेंगे कि जब किसी को कोरोना हो जाता है और वो आइडेंटिफाई हो जाता है,
उसके बाद हमारे देश में एक भरोसा लोगों को आया है कि भाई जिस तरह से अमेरिका में, इटली में, यूरोप में फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे देश में उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं होने दे रहे हैं और उस तरह की मोर्टेलिटी रेट हमारे देश में, मरने वालों की संख्या हमारे देश में काफ़ी कम है। 136 करोड़ की आबादी है, सेंसस के हिसाब से 130 करोड़ प्लस मान लीजिए, लेकिन अगर दोबारा सेंसस आएगा तो 136 करोड़ से ऊपर ही आबादी हमारी है आज के डेट में। तो ऐसे में जो डेटा है वो बहुत ही निग्लिजिबल है। तो लोगों में कहीं ना कहीं भरोसा आया है, उम्मीद बढ़ी है कि कोरोना है लेकिन जान नहीं जाएगी, बच जाएंगे कुल मिला के। तो ऐसी स्थिति में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जहां अमेरिका जैसे देश में, यूरोप जैसे देश में इतने लोग मर गए, हमारे देश में भले संपूर्ण लॉकडाउन हो गया लेकिन फिर भी जितने केसेज हैं उनमें मैक्सिमम लोग सर्वाइव कर गए, मरने वालों की संख्या बहुत कम है। इसके पीछे क्या कारण है मोटे मोटे? वही इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है समय से एक्शन लेना। सरकार ने समय से एक्शन लिया और पीक नहीं होने दिया। पीक अगर हो जाता तो हमारा सिस्टम जो है धराशायी हो जाता। जब डेवलप कंट्री पूरा यूरोप नहीं संभाल पाया उसको, अमेरिका नहीं संभाल पाया, सो हमने पीक को डिले किया, पीक को जो है हमेशा नीचे रखा, एक फ्लैटेंड किया उसको। और यह जो है सबसे तो क्योंकि अगर ओवरलोड होगा हेल्थ सिस्टम पे तो इवन हम ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ केसेस को वेंटिलेटर पे नहीं जाना होता है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन देके ही वो रिलीफ हो जाते हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, एवरेज 14 दिनों के अंदर जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है। सो वायरस और अभी तक जो एविडेंसेस हैं कि इम्यूनिटी डेवलप हो रही है कई वायरस से, जैसे HIV है और उनका की इम्यूनिटी इतनी नहीं डेवलप होती कि उस वायरस को खत्म करे, लेकिन ये जो है वायरस है इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो रही है शरीर में। और तभी हम ये जो प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं, उसी को जो लोग ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड को लेके दे रहे हैं। सो एक तो जो फर्स्ट रीजन जो आपने सवाल किया उसका फर्स्ट रीजन यही है कि हमने टाइमली शायद सरकार ने एक्शन लिया और उसका सबसे बड़ा है कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे लोड नहीं पड़ा। दूसरा थोड़ा सा ये हो सकता है हमारा जो टेम्परेचर है और इसका है, क्योंकि कुछ ऐसे आए हुए हैं लिटरेचर कि जैसे चाइना से ही सबसे ज़्यादा पब्लिश हुए हैं और अच्छे इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट जर्नल में पब्लिश हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि अगर टेम्परेचर नीचे जाता है, इवन 2 डिग्री भी नीचे जाता है, तो मॉर्टेलिटी रेट उस समय ज़्यादा हो जाती है। और चाइना के उन्होंने एक कोरिलेशन देखा, और जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता था तो मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाती है। तो हो सकता है इस समय उसका भी एक बड़ा इफेक्ट हो जो थोड़े बहुत एविडेंसेज हैं। सो हाँ, उसका भी टेम्परेचर का जो इस समय हमारे कंट्री में, क्योंकि देखिए दिसंबर जनवरी में हमारे कंट्री में नहीं था, लास्ट दिसंबर में 3 केसेज आए, 1 केस आया फरवरी फर्स्ट वीक में, 2 केसेज आए और वो पूरे फरवरी तक रहे। सो जब तक ठंड का माहौल था तब तक हमारे यहाँ नहीं थे। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करना हुआ तो ये इसकी एक संभावना बनती है कि क्यों नहीं उतनी मॉर्टेलिटी हो रही है, जो आपका ये है जवाब है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सीधे चलते हैं ENT एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश भारद्वाज के पास। डॉक्टर साहब, जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट हैं, ये कोरोना सबसे पहले हमला वहीं गले में करता है और नाक और मुंह के रास्ते जाता है, और कंटेजियस डिजीज है तो छूने से कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में कितना वक्त लगेगा हमारे देश में? क्योंकि कोरोना तो अपने यहाँ भी पूरी तरीके से फैल चुका है, लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि हार्ड इम्यूनिटी के लिए हमें और कितना वेट करना पड़ेगा? हार्ड इम्यूनिटी के लिए तो हमें को टाइम लगेगा अभी, क्योंकि WHO के और बाकी जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, टोटल पेनिट्रेशन बीमारी का कम है। हर्ड इम्यूनिटी बनने के लिए कम से कम 70 से 75% लोगों को ये बीमारी होनी चाहिए, संक्रमण होना चाहिए, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। तो इसलिए उसमें तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उम्मीद उससे जल्दी हम करेंगे तो वैक्सीन की करेंगे। कोई वैक्सीन अगर आए तो उससे ज्यादा हमको बीमारी से बचत है। डॉक्टर साहब, जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो आमतौर पर लोगों को पता है कि एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, थोड़ा सा फीवर आया ऑगमेंटिन 650 ले लेते हैं, पैरासीटामॉल डोलो 650 ले लेते हैं। इस तरह की दवाएं हिंदुस्तान में हर पढ़े लिखे आदमी को पता है। आपको क्या लगता है कि ये जो दवाओं के प्रति जो जागरूकता है, ये भी एक बहुत
बड़ी सहायक है कोरोना को कंट्रोल करने में? इसमें हमको एक तो सिम्टोमेटिक रिलीफ वाली बीमारी है, ये खाली हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, कोई खास इलाज तो है नहीं, इसका नाम जानते हैं कि कोई इलाज कर सकते हैं जी। इसमें मैं सोचूंगा दूसरी बात भी ये है कि क्यों हम बिना जानकारी के जब दवाई लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट का नहीं समझते। एक मेरे पास पेशेंट आया क्लिनिक में, खुद अपने आप उन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन शुरू किया हुआ था, उससे पूरे शरीर के ऊपर उनके रैशेज बने, उनकी आईज रेड हो गई, तरह तरह की उनको कॉम्प्लिकेशंस हुई। और मैंने पूछा क्यों लिया है आपने? बोला सब लोग कह रहे थे हम भी ले रहे हैं, आप भी ले लो, इससे बीमारी से बच जाओगे। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है कि आम आदमी हाइड्रोक्लोरोक्विन खुद सेल्फ एक्सपोज कर ले तो वो बीमारी से बच जाएंगे, ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जरूर है। तो हम ये नहीं एडवाइस करेंगे किसी को भी कि आप अपनी तरफ से कोई दवाई शुरू करो। हाँ, सिम्टोमेटिक रिलीफ आप जरूर ले सकते हो, सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप जरूर रख सकते हो, और वो पैरासीटामोल ले सकते हैं अगर बुखार है, शरीर में दर्द है। इसके अलावा हम कभी भी रेकमेंड नहीं करेंगे कि खुद आप अपने आप एंटीबायोटिक शुरू करें, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम सीधे डॉक्टर के अग्रवाल से सवाल ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था और कहा जा रहा है कि 100 साल बाद अब चूंकि कोरोना आया है, आप क्या मानते हैं कि 100 साल में मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है? जो मोर्टेलिटी रेट उस वक्त में दर्ज किए गए थे कि सीधे 50 लाख लोग एक बार में मर गए थे, फिर और जो उसका रुक रुक करके जो उसका फ्लो आया उसमें करोड़ों लोग मरे, तो ऐसी स्थिति में 100 साल बाद और 100 साल पहले, चूंकि अब ये ऐसा समय गुजर रहा है कि लोगों के पास काफ़ी वक्त भी है, लोग काफ़ी पढ़ भी रहे हैं, और चूंकि इंटरनेट ने लोगों के जीवन में इतना गहरा जगह बना लिया है कि लोगों के पास बहुत सारा रेडी मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारा व्हाट्सएप पे चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जाहिर सी बात है कि 100 साल बाद मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है। 100 साल पहले की स्थिति और 100 साल बाद की स्थिति में तुलना नहीं किया जा सकता। फिर भी क्या वजहें हैं कि अमेरिका में और यूरोप में मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा हो गया, और वहाँ का जो मेडिकल साइंस है, जब तमाम दवाएं हैं कंट्रोल करने के लिए कि स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए, वहाँ क्या बेसिक चूक हुई जिससे कि कमोबेश स्थिति वहाँ पे 100 साल पहले जैसी हो गई है 100 साल बाद भी, और हम लोग कम से कम ऐसी स्थिति में बहुत संतुलित हैं, बहुत ठीक हैं? तो क्या मेजर चूक हुई अमेरिका और यूरोप में जिससे कि इतने बड़े पैमाने पे लोग मर गए वहाँ पे? सबसे पहले तो मोर्टेलिटी रेट अमेरिका में 6% है, हमारे यहाँ 4% है जी। लेकिन मोर्टेलिटी हमें कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ डेथ्स टुडे वर्सेस नंबर ऑफ पेशेंट्स 14 डेज बैक। बिल्कुल। अगर हम ये सोच के चले कि 14 दिन पहले हमारे कितने पेशेंट थे और आज कितने मरे, तो उसके हिसाब से हमारी मोर्टेलिटी भी 6% है। बिल्कुल। 6% का मतलब है कि जितने केसेस 14 दिन पहले थे उसमें से 6% मर गए। 6% मर गए। मोर्टेलिटी से हम कंपेयर नहीं करते किसी भी बीमारी को जी। हम कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ केसेस से। नंबर ऑफ केसेस इंडिया में कम है, नंबर ऑफ केसेस अमेरिका में ज्यादा है। कहीं ना कहीं पे अमेरिका के पास जुगाड़ नहीं है, इंडिया के पास में हर चीज का जुगाड़ है। अमेरिका में लोग अकेले पड़ गए, वहाँ फैमिली का जुगाड़ नहीं है। अमेरिका में नमस्ते करने का जुगाड़ नहीं है कि एकदम से सीख जाएं। वहाँ पे सोशल आपके साथ में एकदम से लोगों का सपोर्ट नहीं है। वहाँ पे अहंकार है कि हम तो ठीक हो जाएंगे, हमें कुछ हो नहीं सकता उसके साथ में। सो यू कांट कंपेयर टू डिफरेंट सिटीज। हमें अपने आप को बचाना है। जहाँ तक आप सवाल कर रहे हो 1918 स्पेनिश फ्लू का, उसका जीता जाता एग्जाम्पल मेरी माँ है, शी इज़ 95 का मतलब है कि वो उस वक्त में स्पेनिश फ्लू के बाद में 5 साल की रही होंगी। मैंने उनका डर कम से कम नहीं तो 20-25 साल तक तो रहेगा स्पेनिश फ्लू का। जब मैं अपनी माँ से पूछता हूँ कि तुमने 9 बच्चे पैदा क्यों किए और मेरा नंबर तो 7वें नंबर पे है, मैंने कहा कि उस समय में तुमने अगर फैमिली प्लानिंग करी होती मैं तो पैदा ही नहीं होता। तो बेटी कहती है बेटे उस वक्त में जो फ्लू चल रहा था उसके साथ में सबके मन में यही होता था कि बुढ़ापे तक 9 में से 4-5 तो रहेंगे, बाकी कब स्पेनिश फ्लू दोबारा आ जाएगा, लोग लुढ़क लेंगे, हमें पता नहीं लगेगा। तो उस वक्त में इस तरीके का एडजस्टमेंट था। क्योंकि मेडिकल एडवांसेस नहीं थी तो लोगों ने सोच के चले कि ठीक है आएगा तो आएगा, नेचुरल कैलेमिटी आएगी, स्मॉल पॉक्स आएगा ले जाएगा, कॉलरा आएगा ले जाएगा कुछ लोगों को। अब वो नहीं है डर हमारे पास में। अब जो हमारे पास में डिसीज आई है, अगर हम ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो स्पेनिश फ्लू का हुआ था।
अब डॉक्टर जो साहब- हमारे को आंसर मिल गया है डॉक्टर साहब एक कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाह रहा हूं, इतना सहज और सरल भाषा में आप बातें रखते हैं कि वॉल्टेयर एक थिंकर हुए जिन्होंने कहा था कि कॉमन थिंग्स आर वेरी अनकॉमन। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों के लिए ही वॉल्टेयर की ये जो सेइंग है बड़ी सटीक और बड़ी अच्छी बैठती है। और मुझे तो लगता है कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आप जैसा व्यक्ति किसी हाई पावर कमेटी में हो तो समस्या को और सरल बना देगा, जो जटिल समस्या होगी उसको भी। तो कुल मिला के हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत अच्छे और बहुत ही नॉलेज को बढ़ाया है, उनको बहुत अलग तरीके से इनलाइट किया है, और मुझे भी आपने बहुत अलग तरीके से इनलाइट किया है इस पूरे इशूज़ पे। इसलिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क आपको रियल आज अपना सैल्यूट देता है, और जब भी आपसे मिलते हैं समस्या को बहुत सरल बनाते हैं, सहज बनाते हैं, बहुत सहज और सरल शब्दों में आप कहते हैं। बहुत हम लोग आपसे इंटरेक्ट करके अच्छा फील करते हैं। अगला सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे ये ले रहा हूँ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर के जिस तरीके से आज आप स्वयं किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए तो एक तो सरकार ने सख्ती किया तो दवा तो अवेलेबल हो गई है, लेकिन सारे मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो हो सकता है कि आपको मेडिकल स्टोर वाला उसको देखे, परखे और दे दे, नहीं तो कुछ दिन पहले तक जब तक सरकार ने इसको प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू मैंडेटरी नहीं किया था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की लूट हो गई और मेडिकल स्टोरों से दवा रातों रात गायब हो गई। मेरे दर्शकों के लिए आप ये बताइए कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को जो लोग एक्सपोजर में हैं क्या उन्हें लेना चाहिए, या ये एक मिथ है, अपने तरीके से रहें, कोई ऐसी समस्या लगे तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, टेलीमेडिसिन लें, और जो पारंपरिक दवाएं वो लेते रहे हैं फ्लू में, बुखार में, उनसे ही काम चलाएं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की तरफ हाथ ना बढ़ाएं। देखिए, अगर आपको कोविड है मान लीजिए, तो हमें कोई ना कोई दवाई तो देनी है जी। जो टेमीफ्लू ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं वो फेल हो गई, फिर आई कि इसका वायरस HIV से मिलता जुलता है, तो HIV की दो दवाइयों को गवर्नमेंट ने इमीडिएटली पास किया, लेकिन वो भी फेल हो गई। तो आज की डेट में हमारे पास में सिर्फ एक ही दवाई है जिसका थोड़ा बहुत एंटीवायरल इफेक्ट है, वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जी। अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ में एक स्टडी आ गई कि आप एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन दे दो, उससे जो है ये बेटर हो जाएगा, लेकिन उसने हार्ट की कॉम्प्लिकेशन कर दी। 1+1 11 हो गया, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी थोड़ी सी क्यूटी बढ़ाती है, एजिथ्रोमाइसिन भी बढ़ाती है, दोनों को मिला के जो है बहुत सारे लोग जो है उनको हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होनी चालू हो गई। तो सबसे पहले तो हमें एजिथ्रोमाइसिन को डीलिंक करना पड़ेगा और भारत को देखना पड़ेगा और कौन सी एंटीबायोटिक है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है जिसका असर एंटीवायरल हो लेकिन एजिथ्रोमाइसिन जैसी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ना करे। जहां तक सवाल है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, अगर किसी पेशेंट को कोविड होता है तो आज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सबको दी जा रही है, लेकिन 10% लोगों को इनके अंदर में हार्ट की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कोविड मायोकार्डाइटिस। उनको मायोकार्डाइटिस के साथ में अगर उनका क्यूटी बढ़ गया तो इमीडिएटली आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बंद करनी पड़ेगी, यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आप बिना मेडिकल सुपरविजन के नहीं ले सकते। फॉर्चुनेटली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सिर्फ 5 दिन तक देते हैं और हार्ट की कॉम्प्लिकेशन 10 दिन के बाद में आती है। नंबर 2, जहां तक सवाल है अगर आपने प्रोफिलैक्टिक लेनी है, यानी कि जो क्लोज कॉन्टैक्ट है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो शेयर डिसीजन है, पब्लिक अपने आप से नहीं ले सकती, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। शेयर डिसीजन का मतलब है आपका रिस्क कितना है और आपका डॉक्टर मिलकर डिसाइड करेगा कि आपको प्रोफिलैक्टिक डोज 2 गोलियां दे के नहीं दें। मत भूलिए किसी जमाने में जब सारे लोग इंडिया में आते थे और मलेरिया होता था, जब हमारे पास में नई दवाइयां नहीं थी, सब लोगों को जो इंडिया में आते थे क्लोरोक्विन की 2 गोलियां हर हफ्ते दी जाती थी। उस वक्त में कभी हमने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं सोचा। आज कॉम्प्लिकेशंस के बारे में इसलिए सोचा है क्योंकि 10% लोगों को हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बिना क्लोरोक्विन के भी। उनको अगर हम क्लोरोक्विन देंगे, यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देंगे, तो उसमें खतरा होने का संभावना ज्यादा है। याद रखिए, वो इटालियन आदमी जो डॉक्टर था, जो पहला जयपुर में 14 दिन के बाद में सबने खुशियां मनाई कि ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अचानक हार्ट की बीमारी से हार्ट अटैक होकर मर गया। वो कोविड डेथ थी, यानी कि हर पेशेंट कोविड के अंदर में 10% लोगों को अगर हार्ट इन्वॉल्व हो जाए तो सडन डेथ हो सकती है। 2 चीजें पब्लिक को मालूम होनी चाहिए, एक सडन डेथ बिकॉज ऑफ कोविड मायोकार्डाइटिस एंड दूसरा विच इज कॉल्ड एज वॉकिंग डेड। वॉकिंग डेड का मतलब है कि पेशेंट चलता हुआ, बात करता हुआ अस्पताल पहुंचता है और
आप उसको एडमिट कर लेते हो, रिलेशंस को बोलते हो बाहर बैठो, और 24 घंटे बाद बोलते हो पेशेंट मर गया, तो रिलेशंस तो घबराएंगे ना। मैंने तो जिंदा आदमी लेकर आया था, बात करता हुआ लेकर आया था, मर कैसे गया। इसे बोलते हैं वॉकिंग डेड। वॉकिंग डेड का मतलब है आपने इमरजेंसी में उसका SpO2 मेजर चेक नहीं किया। SpO2 मेजर अगर आप चेक कर लेते हो तो वह 60 निकलता, तो आपको मालूम है कि यह मरने वाला मनुष्य है। इसका जो प्राणवायु है, जो आयुर्वेद वाले कहते हैं कि प्राणवायु कम हो गया। ओके। SpO2 मॉनिटर जो होता है वो एक ऑक्सीजन लेवल चेक करने की मशीन होती है, छोटी सी मशीन होती है, हाथ में लगा लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेवल पता लगा लेते हैं। अब उसका ऑक्सीजन लो है, लेकिन ब्रेन में तो ब्लड जा रहा है ना। अब ब्रेन में ब्लड जा रहा है तो वो आदमी कॉन्शियस है, वो आपसे बात कर रहा है, लेकिन वो मरने वाला है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उसकी इतनी कम है, वो कंपेटिबल विद लाइफ नहीं है। तो हमें यह देखना होगा कि ऐसे लोग जो ऑक्सीजन कम है लेकिन उनका ब्रेन में ब्लड जा रहा है इसलिए वो बातें कर रहे हैं, इनको हम वॉकिंग डेड बोलते हैं। वॉकिंग डेड मतलब ये डेड है लेकिन वॉक करते हुए आ रहे हैं और थोड़ी देर में सीरियस होकर वेंटिलेटर पे चले जाएंगे और मर जाएंगे। तो ये दो चीजें हमें समझानी जरूरी है लोगों में, नहीं तो लड़ाइयां होंगी। ये जितने भी तोड़फोड़ हो रही है इसीलिए हो रही है कि आप वॉकिंग डेड को मिस कर दिया, आपने पेशेंट की सीरियसनेस को मिस कर दिया। तो दो प्रकार के लोग सीरियस हैं, एक जिनका ऑक्सीजन लेवल लो है अदरवाइज कॉन्शियस हैं, दूसरे लोग हर पेशेंट को 10वें दिन से लेके 14वें दिन तक हमें जांच करनी है हार्ट की, चाहे इको के द्वारा चाहे ECG के द्वारा, कि उनको कोविड का हार्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर कोविड का हार्ट इन्वॉल्वमेंट है तो उनमें सडन डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे डॉक्टर संजय राय से सवाल ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों PPE किट को लेकर के, टेस्टिंग किट को लेकर के काफ़ी बवाल रहा। एम्स देश का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। अब ये सारे इशू जो है सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। ICMR ने रातों रात 2 दिन के लिए जो चाइना से किट आई थी उसकी टेस्टिंग को रोक दिया था। ऐसे में कौन सी किट ज़्यादा कारगर है और किस देश की किट को हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या जो देसी किट है वो भी कारगर है, वो काम कर रही है, या क्या स्टेटस है? नहीं, आप टेस्टिंग किट की बात कर रहे हैं या जी, PPE की बात कर रहे हैं? टेस्टिंग किट की बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी तक जो टेस्टिंग किट है दो टेस्टिंग किट जो है, हम एक तो डायग्नोसिस के लिए करते हैं और दूसरा जो है इम्यूनिटी को देखने के लिए करते हैं। शायद थोड़ी सी क्योंकि ICMR की क्लियर कट गाइडलाइंस थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियर कट गाइडलाइंस थे, लेकिन उसका इस्तेमाल लोगों ने डायग्नोसिस में शुरू कर दिया था। वो जो एंटीबॉडीज के लिए टेस्ट था उसका डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। डायग्नोसिस का जो है RT-PCR टेस्ट जो है, जो नेजोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं उसको लेके स्वैब लेते हैं और उसको फिर करते हैं, जो पूरी देश में अभी भी हो रहा है। यही नहीं, पूरी दुनिया में उसी को हो रहा है। दूसरा जो चाइना से किट आया हुआ था, वो एंटीबॉडीज को टेस्ट करता है कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है उस वायरस से लड़ने की बन गई है कि नहीं, उसको लेके। और जो किट आया हुआ है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, ICMR ने 2 दिन बाद ही उसको विड्रॉ कर लिया था, उसने एडवाइजरी जारी कर दी थी। एक ही किट यूज किया जा रहा है, 2 किट यूज नहीं किया जा रहा है, और दोनों का पर्पस भी है। शायद कल हम जब कम्युनिटी में हमें ये देखना हो कि रियली ट्रांसमिशन कितने % लोगों को हो चुका था, हो सकता है इंडिया में ये भी संभावना है कि काफ़ी ज़्यादा लोग एसिम्टोमेटिक रहे हों, उनको इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो चुके हों। इसको जानने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम एंटीबॉडीज़ का टाइटर जानें कि कितना एंटीबॉडीज़ बना है कि नहीं। अगर आप में कोरोना के एंटीबॉडीज़ बने हैं, इसका मतलब कि आपको इन्फेक्शन हो चुका था और आप ठीक हो चुके थे, शायद आपको पता नहीं चला। बिल्कुल। या कितने % लोगों को हुआ, तो इसको देखने के लिए उस किट का इस्तेमाल, तो उस किट का इस्तेमाल अभी होगा आगे जाके सर्विलेंस के लिए, और सरकार करेगी, डेफिनेटली करेगी, क्योंकि हमें जानना है कि कितने % लोग इन्फेक्ट हुए हैं। लेकिन डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, उसके बाद मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा क्योंकि अगला सेगमेंट हमारे रिपोर्टरों के साथ होने वाला है। आपकी समझ से हार्ड इम्यूनिटी हमारे देश में कब तक डेवलप हो जाएगी? क्योंकि अब जो ये 40 दिन के बाद 2 हफ्ते का और है तो टोटल 55 दिन हो जाएंगे। तो मेडिकल साइंस में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होने का फिनोमिना क्या है? देखिए, हार्ड इम्यूनिटी जो है सारी डिजीज के लिए अलग अलग % पे हार्ड इम्यूनिटी होती है। पहले तो हार्ड इम्यूनिटी को समझना पड़ेगा कि क्या होती है। हर आदमी हार्ड इम्यूनिटी की बात करता है और शायद कुछ और समझ के। हार्ड इम्यूनिटी जो होती है ये होता है कि
इनडायरेक्ट वे में जो लोग अनइम्यूनाइज्ड हैं उनको प्रोटेक्ट करना। जैसे मान लीजिए इस कोविड के केस में कि अगर एक एवरेज एक कोविड केस जो है 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है मान लीजिए, अगर हम 2 लोगों को प्रोटेक्ट कर लेंगे या तो इम्यूनाइजेशन के द्वारा, या अगर उनको इन्फेक्शन हो गया और उनमें इम्यूनिटी है तो एक आदमी जो एक को ही करता रहेगा। तो अगर 66% पॉपुलेशन को हमने इम्यूनाइज कर दिया तो वह आगे डिजीज नहीं बढ़ेगी। और जहां 66% से ज़्यादा हमने इम्यूनाइज किया, इम्यूनाइज करने का मतलब सिर्फ वैक्सीन नहीं है, नेचुरल इम्यूनिटी वे इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो वह अगर जहां एक आदमी से कम एक आदमी इन्फेक्ट करने लगा एवरेज, तो वह नेचुरल डेथ हो जाती है उस बीमारी की। हमारी कोशिश जो है हर्ड इम्यूनिटी से होती है, यही करने की होती है कि एक आदमी जो है एक आदमी से कम को ये करे। ये जो है कितने % पे हर्ड इम्यूनिटी होगा बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। यह जो है अलग अलग जो लिटरेचर हमारे आए हैं, जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, वह एक और नॉट की हम बात करते हैं कि वो एवरेज कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वह 2 से लेके और 5 के बीच में आ रहा है। अगर 5 हो गया तो 80% से ज़्यादा लोगों को चाहिए हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने में, तब इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर 3 के आसपास है तो 66% से ज़्यादा हो जाएगा तो हम कर पाएंगे। तो ये एक सिंपल सा इसका हर्ड इम्यूनिटी का बेसिक प्रिंसिपल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहा हूं और आप लोगों ने आज हस्तक्षेप में अपना समय निकाला और इतना बढ़िया सजेशन दिया, इतना अच्छे से हमारे दर्शकों को इनलाइट किया, ज्ञान बढ़ाया, उनका ज्ञानवर्धन किया। इसके लिए आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और सीधे अगले सेगमेंट में हम अपने रिपोर्टरों के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके शहरों का क्या ताज़ा हाल है और क्या कुछ वहां पर हो रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों के बीच एक खतरनाक डेथ रेस शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कोरोना केस तेजी से बढ़े हैं। कहीं सरकारों की ढिलाई तो कहीं लोगों की लापरवाही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को पीछे धकेल रही है। आंकड़ों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 99 दिन में 50,000 के पास पहुंच गई है। भारत में पहला कोरोना केस 30 जनवरी को सामने आया था और इसके बाद मरीजों की संख्या 10,000 तक पहुंचने में 75 दिन लगे। लेकिन इसके बाद अगले 10,000 मरीज सिर्फ 7 दिन में बढ़ गए और फिर अगले 17 दिनों में ये आंकड़ा 20,000 से 50,000 तक पहुँच गया। पिछले 3 दिन में ही 9,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां 1,000 से ज्यादा संक्रमित के केस हैं। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना शामिल हैं। 15,000 से ज्यादा मरीजों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल संक्रमित मरीजों में 30% महाराष्ट्र में है। 1 मार्च तक देश भर में सिर्फ केरल में 3 संक्रमित मरीज थे। ये तीनों विदेश से लौटे थे। 14 मार्च को ये संख्या बढ़कर 19 हो गई। उस दिन तक महाराष्ट्र में सिर्फ 14 मरीज थे, लेकिन अगले ही दिन 15 मार्च को केरल में 24 और महाराष्ट्र में 32 मरीज हो गए। इसके बाद से महाराष्ट्र संक्रमितों के मामले में लगातार पहले ही नंबर पर बना हुआ है। महाराष्ट्र की स्थिति है और गुजरात की स्थिति है, उसमें हम लोगों को भी थोड़ा सा चिंता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तकलीफ थोड़ा सा ज़्यादा है। वहाँ के प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का ये प्रयास है कि हम जितनी भी सहायता स्टेट गवर्नमेंट्स की कर सकते हैं, टेक्निकली, मैन पावर की दृष्टि से, एडवाइस की दृष्टि से, एक्सपर्ट्स के कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से वो करें।
महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मरीजों की बात करें तो 24 राज्यों के कुल केसों से ज्यादा केस गुजरात में हैं। देश के 24 राज्यों में अब तक 6,214 केस हैं, जबकि गुजरात में बुधवार सुबह तक मरीजों का आंकड़ा 6,245 तक पहुंच गया। मौतों के मामले में भी महाराष्ट्र के बाद गुजरात आगे बना हुआ है। लोकल कम्युनिटी स्प्रेड जो है कई जगहों पे है जी, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जो हमारा एविडेंसेस आ रहे हैं, कुछ क्लस्टर्स में जो है, कुछ जगहों पे जो है ये फैला हुआ है। जब भी हम एक केस को कि कहाँ से हुआ लिंक नहीं कर पाते हैं, उसको कहाँ से हुआ या उसने कितने को दिया, अगर इसकी लिंकिंग पूरी नहीं हो पाती तो उसको हम कम्युनिटी स्प्रेड का डेफिनेशन में डालते हैं। और ये जो एविडेंसेस हैं, जितनी मौतें बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है, उतनी अकेले गुजरात में हो चुकी है। इन 28 राज्यों में सोमवार शाम तक 308 मौतें हुई थी, जबकि अकेले गुजरात में 350 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है, जबकि दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद मौत की संख्या कम है। देश में एक्टिव केस 6.6% की दर से बढ़ रही है और करीब 11 दिन में संक्रमण के केस दोगुने हो रहे हैं। एक्सपर्ट की राय के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना की टेस्टिंग और तेजी से करने की जरूरत है। साथ ही मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग का काम तेज करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो कोरोना की लड़ाई जिस तरीके से भारत लड़ रहा है, पूरी दुनिया में हम काफ़ी प्रशंसा पा रहे हैं, काफ़ी तारीफ पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग मौक़ों पर हमारे लोगों की अपनी लापरवाही जिस तरीके से हमें अपनी ही नज़रों में गिरा रही है, उससे हमें आगे निकलना है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक मिशन बनाकर देश के सभी लोगों को भरोसा में लेकर इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया है और उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन जब शराब की दुकानें खुलती हैं, जब खाना बढ़ता है, जब कोई भी इस तरह की सोशल एक्टिविटी होती है, तो लोग अपना संयम खो बैठते हैं और एक के ऊपर एक सवार हो जाते हैं। इस कारण से भी काफ़ी हद तक कोरोना संक्रमण फैल रहा है और पीछे भी फैला है। मजदूरों की समस्या एक ऐसी समस्या है जो उनके जीवन से जुड़ी है। एक बार उसे नज़रअंदाज किया भी जा सकता है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें आम तौर पर हमें देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं कोरोना के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई को कमज़ोर कर रही हैं। हालांकि हम डटे हुए हैं, हम सभी मिलकर लड़ रहे हैं, हमें लड़ाई को आगे मजबूती से लड़ते रहना है। इसी हौसले के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। हालांकि देश के हमारे कुछ शहर कोरोना की लड़ाई में दो चार हो रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद, कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक कोरोना के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। उनमें से एक मध्य प्रदेश भी ऐसा राज्य है। सीधे चलते हैं सबसे प्रभावित शहर मुंबई, जहां हरीश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, मुंबई के किन किन क्षेत्रों में, चूँकि मेरा रहना मुंबई में हुआ है, किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है और वहाँ पर कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्हें कोविड हॉस्पिटल के नाम से डिजिग्नेट किया गया है? अच्छी तरह से अवगत है और काफी वर्षों से आप यहाँ पर रिपोर्टिंग भी किए हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो धारावी है, वहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ पर करीब 300 से अधिक कोरोना वायरस के मरीज जो हैं पाए जा चुके हैं। 23 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं।
दूसरा एरिया वर्ली का, जो आप जानते हैं कि वर्ली जो समुद्री किनारा पे जो झोपड़पट्टी एरिया है, लेकिन वहां पर झोपड़पट्टी जो एरिया है वहां पर बड़े पैमाने पे कोरोना मरीज पाए गए हैं। उसको भी रेड स्पॉट जोन घोषित कर दिया गया है। चारों रोडों को लॉक कर दिया गया है। पुलिस और बीएमसी के कर्मचारी जो हैं वहां पर लगातार नजरें गड़ाए हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हॉस्पिटलों की बात किए तो मैं हॉस्पिटलों की बात करना चाहूंगा। आज मैं कई हॉस्पिटलों का सर्च किया और उसमें मैंने देखा कि हॉस्पिटलों में मरीज प्रतिदिन लॉकडाउन के बावजूद भी 400 मरीज के अनुपातन रोज मुंबई में मरीज आ रहे हैं। और सबसे अधिक समस्या डॉक्टरों की हो रही है कि डॉक्टर के पास स्टाफ नहीं है, नर्सेज नहीं है, बेड नहीं है। अगर हम बात करें धारावी की, धारावी से 2 मरीज ऐसे गए थे जो 3 दिन के बाद। हरीश, एक सवाल आपसे ले रहा हूं। वर्ली एरिया आदित्य ठाकरे का एरिया है जहां से वो विधायक चुने गए हैं। जिस तरीके से मुंबई में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इसके बावजूद आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बेड नहीं है, पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। ऐसे में जो राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, उद्धव ठाकरे जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और कई बार उन्होंने कहा था, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार इन तमाम स्थितियों को देखते हुए स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है? पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। जिस तरह कि बेड बनाने के कारण जो डिस्पोजल बेड बनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टरों का कहना है कि हॉस्पिटलों में बेड नदारत हो चुके हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं वहां पर बेड नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि केईएम की हालत है कि वहां पर मरीज जाते हैं और बाहर घंटों रहने के बावजूद उन्हें बेड नहीं मिलता है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मरीज वहां से वापस अपने घर के लिए रवाना हुए हैं। एम्बुलेंस की अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस जितनी आवश्यकता में यहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि काफी दिक्कतों का सामना मुंबईकरों को करना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने जो टास्क फोर्स की आपने बात कही बनाया, लेकिन उसके ऊपर कोई कागजी कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ है, और जिसके चलते आज मुंबईकरों को काफी दिक्कत हो रही है। ये बताइए कि उद्धव ठाकरे स्वयं किसी हॉस्पिटल का दौरा करने गए या वो बाहर निकले, या कोई ऐसा उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा अपीयरेंस दिया कि वो इस पूरे इशू को स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और लोगों से जाके मिल रहे हैं, डॉक्टरों का हौसला बढ़ा रहे हैं? कोई ऐसा अपीयरेंस, कोई ऐसी उपस्थिति उनकी आई क्या? सर 43 दिन से ऊपर हो चुके हैं कोविड-19 को लेकर के, और उद्धव ठाकरे जी अपने ड्राइवर तक को छुट्टी पे भेज दिए हैं। और वर्षा में न रह के, आपको पता है कि वो अपने घर में ही एक कार्यालय बना लिए हैं। जो भी अधिकारी आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को या मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों को अपने घर पे ही बुलाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक किसी हॉस्पिटल में वो नहीं गए हैं और न ही किसी ऐसे स्पॉट पे गए हैं जहां पर स्थिति काफी गंभीर है। हरीश, समय कम है, हम आगे बढ़ रहे हैं, सीधे चलते हैं अहमदाबाद। वहां से अरविंद शर्मा से सवाल ले रहे हैं। अरविंद, अहमदाबाद में कौन कौन से एरियाज हैं जहां ज्यादा कोरोना मरीज देखने को मिले हैं, और वहां पर सरकार की व्यवस्था कैसी है? क्या लोग वहां पे सरकारी व्यवस्था से संतोष दिखा पा रहे हैं? जिसको मूल अहमदाबाद कहते हैं, जो पुराना अहमदाबाद है जिसको मूल अहमदाबाद कहते हैं, वो आज कोरोना की चपेट में है। जो जमालपुर एरिया है, असारवा है, खाड़िया है, ये जो तमाम इलाका है, जो पुराना इलाका अहमदाबाद है, मूल अहमदाबाद है, वो चपेट में है कोरोना की। और अब लोगों का मुझे लगता है हौसला पस्त होने लगा है। उसकी मुख्य वजह ये लगती है मुझे कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी, जो लोग सलाह दिया करते थे कि कोरोना से डरिएगा नहीं, कोरोना से लड़ना है, वो लोग खुद पिछले कई महीनों से अपने बंगलों से नहीं निकले हैं, अपने वातानुकूलित कार्यालयों से नहीं निकले हैं, और डॉक्टरों का हौसला जो है ना कहीं पस्त हुआ है। और उसकी वजह कुछ अव्यवस्थाएं भी रही हैं। देखिए, अहमदाबाद में जो सर्वाधिक मौतें हुई वो एक अस्पताल में, सिविल अस्पताल में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 300 के करीब अहमदाबाद में मौतें हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या मरने वालों की अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में है। और वहां की बदइंतजामी के वीडियो बार बार वायरल हुए, कभी मरीजों की परेशानी, कभी डॉक्टरों की परेशानी। और जब ऐसे वीडियो सामने आते तो सरकार का एक जो डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उस पर लीपापोती करने के लिए खुशामदखोरी के वीडियो डालता वहां पर, और हालात बिगड़ते। वहां के मुख्यमंत्री, छोटा जवाब चाहता हूं आपसे अरविंद, वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी काफी प्रोग्रेसिव माने जाते हैं। ऐसे में अरविंद, वहां पे विजय रूपानी का क्या कहना है?
विजय रूपानी बार बार बातें तो कर रहे हैं लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में सर्वाधिक मरीज थे और उनमें मरने की एक जो वजह सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि कम जो पॉजिटिव थे, कुछ ज्यादा लोग पॉजिटिव थे, उन सबको एक साथ रखा गया तो संक्रमण ज्यादा फैला। अब जाकर सरकार जागी है और उन मरीजों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जाने लगा है। तो अब जाकर केंद्र से भी गुहार लगाई गई है, 3 डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है, वो जाकर दौरा करेगी और अहमदाबाद के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो भी क्वारंटाइन हो, तो एक तरीके से उनको अरविंद बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, सीधे चलते हैं मृगांक प्रभाकर के पास। मृगांक, दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है और दिल्ली में कौन कौन से मेजर एरियाज हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं? भाई जी देखिए, दिल्ली में स्थिति ये बनी हुई कि वेस्ट, साउथ और सेंट्रल ये एरियाज ऐसे हैं जो वर्स्ट अफेक्टेड हैं। किसी में 184, किसी में 180, 190 और लगातार इनमें जो केसेस हैं उनका सर्ज देखा जा रहा है, लगातार केस इनसे बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से अगर आप आंकड़ा देखें दिल्ली का, तो दिल्ली के अंदर जो साफ तौर पे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, पहले वो ट्रेंड करीब 150 पेशेंट्स पर डे का चल रहा था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से वो ट्रेंड बढ़ के जो है 300, 350 और 400, जो कल का बीता हुआ कल है यानी परसों 441 पेशेंट्स एक दिन में आए थे, जो अब तक का सिंगल लार्जेस्ट सर्ज है दिल्ली के अंदर। लेकिन दिल्ली में एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली में जब जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें कंटेनमेंट जोन्स, जो कंटेनमेंट एरियाज बनाए गए थे, उसमें 6 पेशेंट जिस एरिया में आएंगे उसे कंटेनमेंट जोन माना गया। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते गए वो कंटेनमेंट का पैरामीटर्स बदल गए, 3 पेशेंट के ऊपर वो कर दिया गया। इस तरह से बढ़कर टोटल कंटेनमेंट जोन्स 105 के आसपास हो गए। लेकिन पिछले कई दिनों से अगर देखें तो ये डी कंटेन किए गए हैं कई जोन्स, और अब जो आंकड़ा है वो 86 के आसपास है कि कंटेनमेंट जोन 86 हैं। लेकिन स्थिति जो है काफी चिंताजनक बनी गई है क्योंकि यहां पर जो है पैरामीटर्स भी बदले गए। मृगांक, समय का अभाव है, सीधे प्रशांत के पास चलते हैं, जयपुर। प्रशांत, जयपुर में स्थिति कितनी कंट्रोल में आई है? बिल्कुल उपेंद्र सर, मैं आपको 3 श्रेणियों के साथ में समझाना चाहूँगा, वर्किंग, सॉल्यूशन और आउटकम। वर्किंग माने राजस्थान सरकार क्या काम कर रही है। 10,500 की रोज जांच होती है जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। आप देखें इस ओवरऑल में इतने दिनों में 1,40,000 के आसपास जांचें हुई हैं जो शायद ही किसी राज्य ने जांचें की है, और लगातार ये कोशिश हो रही है इस जांचों को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब सलूशन में आएंगे कि किस तरह से सलूशन मिला है अभी तक काम करके, और राज्यों से या विदेशों से सलाह लेने के बाद। आप देखिए प्लाज्मा थेरेपी राजस्थान में आज से शुरू हो गई है, और उसको बेहतर करने के लिए यानी कि और आम जनता को बेहतर करने के लिए आपने 440 से ज़्यादा ओपीडी वैन उन संक्रमित क्षेत्रों में दौड़ाई है जहां पर लोग निकलने से डर रहे हैं और अपनी आम बीमारी से भी दिखाने से डर रहे हैं। उसके साथ टेलीमेडिसिन, आप इंटरनेट के जरिए अपनी बीमारी की जानकारी और सलाह डॉक्टर से ले सकते हैं निःशुल्क। वो आपको प्रिस्क्रिप्शन भी देंगे और आप अपना इलाज के हिसाब से दवाई खरीद सकते हो। ये सोल्यूशन हुआ। उसके बाद आउटकम, आप आउटकम देखिए, मैं नंबर के हिसाब से सर आपको बताना चाहूंगा कि आप देखिए अभी तक जो नंबर्स पहुंचा है संक्रमित लोगों का वो है 3,240, लेकिन इसमें से 1596 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं जो कि एक अच्छी संख्या है। वहीं डिस्चार्ज की संख्या भी बहुत अच्छी मानी जा रही है 1132, और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आज तक के जितने भी केसेस अभी भी रखे हुए हैं राजस्थान में वो हैं 1532। तो अब आप देखें इन पूरी संख्या को मिला के कि राजस्थान की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। और बिल्कुल प्रशांत, समय का अभाव है, ओवरऑल समय का अभाव है। प्रशांत, आपने बहुत अच्छा नरेट किया और बहुत अच्छे से साइंटिफिक तरीके से अपनी बात रखी, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। बहुत अच्छा लगा आपका नरेशन मुझे। हस्तक्षेप में हम अपनी समय सीमा को पार कर चुके हैं और अब हम यहीं पे रुक रहे हैं, लेकिन सहारा न्यूज़ नेटवर्क मुहिम चला रहा है कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है। हमें नाउम्मीद नहीं होना है, हौसला नहीं हारना है, बल्कि अपने हौसले को कोरोना पर विजय के लिए आगे रखना है। रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक न हुए, अजीब हैं कुछ ख्वाब भी कि बुझकर राख न हुए। तो हमें जलना है लेकिन रोशनी फैलाने के लिए। हस्तक्षेप में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ जिस पर मिलकर मंथन करेंगे। तब तक के लिए सहारा प्रणाम।